Hello students, in this video we are going to talk about respiration. रेस्पिरेशन से पहले वाले न्यूट्रिशन वाले टॉपिक को हम पढ़ चुके हैं और रेस्पिरेशन क्या होता है उसके बारे में जानने वाले हैं। तो यहाँ रेस्पिरेशन की डेफिनेशन दे रखी है, उसको अच्छे से लर्न करना है, समझना है। रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस इन विच ग्लूकोज इज ब्रेक डाउन। रेस्पिरेशन कुछ भी नहीं है, सिर्फ एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज को ब्रेक डाउन किया जाता है, ग्लूकोज को तोड़ा जाता है। हेल्प ऑफ ऑक्सीजन एंड एनर्जी इज रिलीज्ड अलोंग विद द प्रोडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। देखो, जब हम अगर ग्लूकोज को डिवाइड कर रहे हैं एनर्जी के पर्पज़ पर कि एनर्जी हमें रिलीज हो, एनर्जी में मिले, तो अगर ऑक्सीजन का यूज़ हो रहा है तो एक ऐसे टाइप जिसके अंदर ऑक्सीजन का यूज़ करके हम ग्लूकोज को डिवाइड कर रहे हैं, ब्रेक डाउन कर रहे हैं, तो उसको एरोबिक रेस्पिरेशन कहेंगे। और एक ऐसा इनएरोबिक रेस्पिरेशन जिसके अंदर ऑक्सीजन की अब्सेंस होती है, मतलब ऑक्सीजन की ज़रूरत ही नहीं होती है, उसको हम एनारोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। तो देखो, ये तो कंप्लीट हो गया, आपको समझ में आ गया होगा। अब देखो, यहाँ पे दो तरह के रेस्पिरेशन दे रखे हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, एरोबिक एंड एनारोबिक। एरोबिक रेस्पिरेशन सीधा सा दे रखा है भैया जी कि द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन दैट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। अब यहाँ पर सबसे पहले सपोज क्या करना है, वहाँ पर ग्लूकोज है, ग्लूकोज C6H12O6 वाला जो मॉलिक्यूल होता है उसकी बात हो रही है। ब्रेक्स इनटू पायरूवेट। ग्लूकोज जो है वो टूटता है पायरूवेट मॉलिक्यूल में। पायरूवेट क्या होता है? ग्लूकोज का सब डिवीज़न होता है जिसमें 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। यानी कि अगर मैं वाइट बोर्ड पे लेके तो मैं समझाऊँ कि मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं अपन यहाँ पर, ठीक है। यानी कि C6H12O6 जो है वो डिवाइड होगा 2 पायरूवेट में, 2 पायरूवेट, और ये दोनों पायरूवेट नंबर 1, पायरूवेट नंबर 2। तो पहले पायरूवेट में भी कितने मॉलिक्यूल होंगे? 3 कार्बन मॉलिक्यूल, एंड दूसरे पायरूवेट में भी कितने मॉलिक्यूल होंगे? 3 कार्बन मॉलिक्यूल। बिकॉज ऑफ ग्लूकोज जो है वो 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, तो जो 6 कार्बन थे वो 2 कार्बन मॉलिक्यूल हो गया। अब देखो, जैसे ही 2 कार्बन में रिलीज होता है, 2 पायरूवेट में कन्वर्ट होता है ग्लूकोज, तो वहाँ पर भी एनर्जी रिलीज होती है। और अगर बात करें कि ये प्रोसेस कहाँ होती है एरोबिक रेस्पिरेशन, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही ये जो पायरूवेट है ये आगे फिर फर्दर डिवाइड होता है और क्या रिलीज करता है? कार्बन डाइऑक्साइड को, वाटर को, और साथ में एनर्जी रिलीज करता है। यानी कि आप अभी सीधे आप समझो ध्यान से कि आप सांस ले रहे हैं तो ऑक्सीजन जा रही है, आपकी बॉडी में जो ग्लूकोज है C6H12O6 है उसको ब्रेक डाउन किया जा रहा है, और जैसे वो ब्रेक डाउन हो रहा है तो आपको एनर्जी मिल रही है। और एनर्जी में जैसे ही आपको एनर्जी मिलती है, साथ में CO2 भी आप रिलीज़ कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं। एक्सहेलेशन का मतलब हो गया CO2 का आउट कर दिया आपने, ठीक है। तो यही चीज़ तो यहाँ पे समझाएगी है, ठीक है। अभी देखो, एनारोबिक रेस्पिरेशन में क्या है? अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो उसमें क्या होगा? देखो ध्यान से, ये सिर्फ और सिर्फ नॉर्मली देखी गई है यीस्ट में, जो कि बिना मतलब ऑक्सीजन के सर्वाइव कर रहे हैं, उनमें देखे जाते हैं। और भी ऑर्गेनिज्म हो सकते हैं, पर अभी बेस्ट एग्जांपल यीस्ट है। ग्लूकोज जो कि 6 कार्बन मॉलिक्यूल थे उनको तोड़ा और पायरूवेट एसिड बनाया, ठीक है, बहुत बढ़िया है। वो भी 3 कार्बन मॉलिक्यूल है, यहाँ तक तो हमारा एरोबिक जैसा ही है। पर यहाँ से जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज हो रहे थे, ठीक है, पायरूवेट के बाद, पर यहाँ पर ऑक्सीजन की ज़रूरत ही नहीं है, और ज़रूरत नहीं है, इस वजह से यहाँ के जो रिजल्ट है वो भी चेंज है। पायरूवेट इज़ देन कन्वर्टेड टू इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ पर इथेनॉल ने पार्ट ले लिया है और यहाँ पर कोई भी वाटर मॉलिक्यूल नहीं रिलीज़ हुआ है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड वैसे ही है, पर वहाँ पर अब क्या हुआ? इथेनॉल रिलीज़ हो गया, जो कि 2 कार्बन मॉलिक्यूल है, ठीक है। एक कार्बन तो कार्बन डाइऑक्साइड बनाने में चला गया और 2 कार्बन यहाँ पे इथेनॉल बनाने में चला गया। तो बेटा ये भी बहुत सिंपल है। 2 कंडीशन मैंने बताई है, जिसमें एक में ऑक्सीजन की ज़रूरत पड़ी पूरी और एक में अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। तो जब प्रेजेंट थी ऑक्सीजन तो क्या रिलीज हुआ? कार्बन डाइऑक्साइड एंड देन वाटर, एंड लास्ट में एनर्जी भी साथ में मिलती है। यहाँ पर क्या हुआ? एनर्जी यहाँ पर भी मिलेगी, पर यहाँ पर जो कन्वर्जन है वो पानी की जगह यहाँ पर इथेनॉल ने ले ली जगह और कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर रिलीज हो गई, ठीक है। ये प्रोसेस जो है ना, ये बुक में आपको अच्छे से दे रखी है, अब ये और उसको भी देख लेंगे अपन। अब एक और कंडीशन आती है जहाँ पर ऑक्सीजन की लैक होती है, यानी कि कमी होती है।
इन आवर मसल सेल, अगर हमारी मसल सेल्स की बात करें तो जहाँ पर अगर ऑक्सीजन की कमी है तो पायरूवेट जो है, देखो ग्लूकोज तो डिवाइड हो ही गया है पायरूवेट में 3 कार्बन मॉलिक्यूल में, लेकिन अगर ऑक्सीजन की कमी है तो क्या होगा बेटा जी, देखो ध्यान से। Pyruvate breaks in the different pathway. Glucose 6 carbon breaks into the pyruvate 3 carbon molecule and pyruvate is then converted into lactic acid. लैक्टिक एसिड बन जाती है और साथ में एनर्जी रिलीज होती है। यहाँ पर किसी भी प्रकार का CO2 जो था कार्बन डाइऑक्साइड वो रिलीज नहीं होती है जहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या ले रखा है कि आपका पायरूवेट नॉर्मली लैक्टिक एसिड और एनर्जी रिलीज करता है, इसमें कन्वर्ट हो जाता है। तो अब बात करते हैं कि एनर्जी एक्चुअल में क्या होती है। तो देखो सीधा सिंपल सा, आपने इसके बारे में पढ़ा भी होगा, एटीपी वेटीपी कितनी बार तो पढ़ लेते हैं अपन। तो देखो क्या लिखा हुआ, द एनर्जी रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन इज इमीडिएटली यूज टू द सिंथेसाइज अनदर मॉलिक्यूल कॉल्ड एटीपी। एनर्जी जैसे रिलीज हुई एटीपी मॉलिक्यूल बन जाएगा। एटीपी मॉलिक्यूल की क्या होता है, एक करेंसी होती है, एक क्वांटिटी होती है जिसमें एक पर्टिकुलर एनर्जी मतलब स्टोर्ड रहती है कि इतनी एटीपी यूज़ करी तो इतनी एनर्जी मिलेगी, एक एटीपी में इतनी एनर्जी, मतलब इतना एक फंडा रहता है। ठीक है, देखो एटीपी भी कैसे बनता है, एटीपी बनने की प्रोसेस भी देख लो। एटीपी इज मेड फ्रॉम एडीपी, एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट। एडेनोसाइन डाइफॉस्फेट, डाई मतलब 2 फॉस्फेट हैं जिसके अंदर, और साथ में एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट इसके साथ कंबाइन होता है। एडीपी के साथ एक फॉस्फेट मॉलिक्यूल कंबाइन होता है तो एटीपी बनता है। देखो कितना इजी है, कुछ भी नहीं है। एडीपी जो है एक टाइप का ऐसा मॉलिक्यूल है जिसमें 2 फॉस्फेट होते हैं और एक एडेनोसिन होता है। अब एडेनोसिन क्या है इसके बारे में आप हायर क्लास में पढ़ेंगे। वैसे एक टाइप का नाइट्रोजनस बेस और शुगर का कंपोजिशन होता है। तो यहाँ पर एडेनोसिन डाइफॉस्फेट यानी 2 फॉस्फेट मॉलिक्यूल, इसके साथ एक ऑर्गेनिक की जगह इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है वो ऐड होता है। ये एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट है। ये दोनों जैसे ही जुड़ते हैं तो यहाँ पर एटीपी का फॉर्मेशन हो जाता है और ये एक पर्टिकुलर क्वांटिटी को शो करता है। अराउंड 33 किलो जूल पर मोलिक्यूल के आसपास ये क्या करता है, मोल के आसपास एटीपी को स्टोर करके रखता है। इसको भी अपन बुक में पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। एटीपी इज broken down into fixed amount of energy and then derived to the endothermic reaction in the cell. एटीपी बाद में, एटीपी का कहीं पे भी यूज़ हो सकता है। एनर्जी जो है ना, एक करेंसी यूज़ कर लिया एटीपी। अब एटीपी कहीं पे भी जा सकती है, कहीं पे भी ट्रेवल कर सकती है। उस एटीपी का यूज़ आप मतलब कुछ सोचने में यूज़ कर सकते हैं, कुछ बोलने में, कुछ सुनने में, यहाँ तक कि देखने में, कुछ काम करने में, कुछ हार्ड वर्क करने में भी उस एटीपी का यूज़ होगा। कुछ भी आप जो कर रहे हैं एटीपी का यूज़ हो जाएगा। अब इसी टॉपिक को अपन अपनी बुक में देख लेते हैं कि मैं आपको क्या क्या बताया है मैंने आपको। तो ये रही साइंस और ये रहा लाइफ प्रोसेस। यहाँ पर आता है रेस्पिरेशन, कहाँ पे आता है, ये रहा। तो मैंने अभी आपको बताया कि ग्लूकोज जो है वो 6 कार्बन मॉलिक्यूल है। साइटोप्लाज्म में ये टूटता है और 3 कार्बन मॉलिक्यूल बनते हैं और साथ में एनर्जी रिलीज होती है। यहाँ से 3 अलग अलग फैक्टर है, एक तो अब्सेंस ऑफ एनर्जी, लैक ऑफ एनर्जी और प्रेजेंस ऑफ एनर्जी। क्लियरली दे रखा है। अब्सेंस ऑफ एनर्जी जो है, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन जो है, अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इन यीस्ट। ओके, तो अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड प्लस एनर्जी बन गई। लैक ऑफ ऑक्सीजन में लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी बन गई जो हमारी मसल सेल्स में होती है। और प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में जैसे कार्बन डाइऑक्साइड वाटर प्लस एनर्जी जो कि माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। सबसे ज़्यादा जो एनर्जी होती है वो माइटोकॉन्ड्रिया से रिलीज होती है। ठीक है बेटा, अब देखो ये यहाँ पर इक्वेशन जो मैंने तुम्हें समझाई अभी कि एडीपी में एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जो है पी, वो जैसे ही ऐड होता है तो एटीपी की फॉर्मेशन होती है। ये एक टाइप का एनर्जी मॉलिक्यूल है। 33 की जगह 30.5 किलो जूल पर मोल, ये एक यूनिट है। इतनी इस एनर्जी एक एटीपी मॉलिक्यूल में होती है। ठीक है, अब देखो ये भी अपन ने देख लिया है। अब यहाँ पर अपन ये जानने वाले हैं कि एक्चुअल में जो ह्यूमन बींग होते हैं, एनिमल्स होते हैं, वो रेस्पिरेशन कैसे करते हैं, कैसे ऑक्सीजन वहाँ तक पहुँचती है और कैसे एक ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ। ठीक है, देखो यहाँ पर ये लंग्स का डायग्राम, इस लंग्स का डायग्राम को अच्छे से समझ लेना। अपन चलते हैं अपने नोट्स की तरफ। ये आ गया अपन नोट्स पे।
ठीक है। अब देखो रेस्पिरेशन इन एनिमल, देखो यहाँ अभी कहाँ तक पढ़ा था अपन ने, यहाँ तक पढ़ा था। रेस्पिरेशन इन प्लांट सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में। तो प्लांट भी रेस्पिरेशन करते हैं और एनिमल्स भी रेस्पिरेशन करते हैं, पर दोनों का सिस्टम अलग है। प्लांट्स के पास नोज मतलब नाक जो है इस टाइप का कोई एक्टिविटी नहीं है, पर उसके जैसी कुछ पोर्स प्रेजेंट होते हैं जो एक गैस को एक्सचेंज करते हैं, जिसको बोलते हैं स्टोमेटा। याद रखना बेटा, स्टोमेटा के थ्रू प्लांट्स जो हैं अपनी CO2 और ऑक्सीजन इन दोनों के बीच में एक्सचेंज का प्रोसीजर फॉलो करते हैं। द लार्ज इंटरसेल्युलर स्पेसेस इंश्योर्स दैट ऑल द सेल्स आर इन द कॉन्टेक्ट विद एयर। प्लांट बॉडी पूरी की पूरी कंट्रोल में रहती है, कॉन्टेक्ट में रहती है एयर। तो जैसे कि अपन यहाँ पे देखते हैं कि अगर एक प्लांट है और प्लांट की पर्टिकुलर एक टिश्यू को लेते हैं और टिश्यू को ध्यान से देखते हैं कि कितनी सेल्स कैसे जॉइंट है। तो देखो मैं यहाँ पे ये एक टिश्यू गोल सा बना है और ये अंदर सेल्स को फॉर्म कर रहा हूँ। ये जितने भी मैं सर्कल बना रहा हूँ ये सब सेल्स हैं, ठीक है। अब मैं देखो पहले पूरी सेल्स बना देता हूँ, इसके बाद बताऊँगा कि ये पूरी की पूरी प्लांट बॉडी एयर से कैसे कॉन्टेक्ट में है, ठीक है। देखो ये बीच में न्यूक्लियस बना दिया, ठीक है। अब देखो बेटा ये तो हमने एक टिश्यू बनाया जिसमें बहुत सारी सेल्स आपको दिख रही है। अब यहाँ पे देखते हैं कि स्पेस कहाँ है। देखो स्पेस नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, ये कितनी सारी स्पेस है, ये स्पेस ही स्पेस है। और ये पूरी की पूरी स्पेस किसके कांटेक्ट में है, इन कांटेक्ट ऑफ एयर। तो यहाँ पर स्टोमेटा से क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली क्या हो सकता है, यहाँ पर कांटेक्ट गैसेस का एक्सचेंज हो सकता है। कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन आर एक्सचेंज्ड इन आउट ऑफ द सेल्स बाय द प्रोसेस ऑफ ब्रीथिंग, रेस्पिरेशन के अंदर क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन इधर उधर एक्सचेंज होती रहती है। तो देखो आपको खुद ही पता है कि दिन में जो प्लांट होते हैं फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं, क्योंकि सनलाइट की रिक्वायरमेंट होती है। तो सनलाइट जैसे कैप्चर होती है तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में ग्लूकोज बनने लगता है, तो CO2 का यूज़ होता है, यानी वो CO2 इनहेल करता है प्लांट। वो क्या करता है, स्टोमेटा के थ्रू CO2 जो सराउंडिंग में एटमॉस्फेयर में है उसको अंदर बॉडी में इनटेक करता है। और देन जब उसका पूरा मतलब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस जब होती है तो साथ में जब बाई प्रोडक्ट निकलता है तो वो ऑक्सीजन रिलीज होती है। और ये जितना भी प्रोसीजर चल रहा है, ये जो गैसेस का एक्सचेंज है, ये डिफ्यूज़न प्रोसेस पे डिपेंड करता है। डिफ्यूज़न क्या होता है, देखो सीधा सा कि मैंने पहले भी बता दिया है पर एक बार फिर बता देते हैं क्या जा रहा है वहाँ पे। देखो ये है प्लांट बॉडी में यहाँ पर जैसे मान लेते हैं कि ये पूरी की पूरी बहुत सारी ब्रांचेस, सेल वगैरह, बहुत सारे टिश्यू वगैरह, बहुत सारी चीज़ें, ठीक है। अब यहाँ पर अगर इनकी लीव्स में CO2 का यूज़ हुआ और क्या बन गया, CO2 का यूज़ होकर कार्बोहाइड्रेट बन गया, ठीक है, उनकी फूड बन गया उनका, CO2 का यूज़ हुआ। तो एटमॉस्फेयर में CO2 ज़्यादा हो गई और यहाँ पर CO2 की क्या हो गई, कॉन्सेंट्रेशन कम हो गई। एटमॉस्फेयर में कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो गया और यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन कम हो गया CO2 का, क्योंकि CO2 कन्वर्ट हो गया कार्बोहाइड्रेट में। अब और CO2 की ज़रूरत पड़ रही है नए कार्बोहाइड्रेट बनाने के लिए, तो कॉन्सेंट्रेशन हाई यहाँ पर है और लो यहाँ पर है, ठीक है। तो हाई से लो की तरफ डिफ्यूज़ हो जाएगा वो एयर जो है, वो क्या हो जाएगी, डिफ्यूज़ हो जाएगी। तो इसको बोलते हैं डिफ्यूज़न। अब यहाँ पर क्या होता है, धीरे धीरे करते करते यहाँ पर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट बनते साथ में और भी क्या चीज़ें रिलीज़ होती है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर रिलीज़ होती है O2 ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन ज़्यादा हो जाती है ऑक्सीजन। अब ऑक्सीजन अगर प्लांट में ज़्यादा हो गई और सराउंडिंग में कम रहती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा तो प्रोडक्शन ही यही हो रहा है ऑक्सीजन का, तो सराउंडिंग में तो कम होगी, तो फिर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन इस प्लांट बॉडी में बढ़ जाता है और यहाँ पर लो हो जाता है। तो ऑक्सीजन फिर ट्रांसफ़र हो जाती है प्लांट से एटमॉस्फेयर में। ऐसे ही प्रोसेस जो है उसको डिफ्यूज़न कहते हैं, हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाना। ड्यूरिंग नाइट इन द एब्सेंस ऑफ सनलाइट फोटोसिंथेसिस डू नॉट टेक प्लेस एंड हेंस कार्बन डाइऑक्साइड इज रिलीज्ड बट नॉट यूज्ड बाय द प्लांट्स। देखो कार्बन डाइऑक्साइड जो है उसका यूज़ रात को होता ही नहीं है, क्योंकि फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस बंद हो जाती है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड ऐसे एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाती है, ठीक है। अब देखो ड्यूरिंग द डे, ठीक है, there is no carbon dioxide release because the released carbon dioxide is used for the plants for photosynthesis। देखो अभी जस्ट बताया था कि उसका यूज़ हो जाता है। ऑक्सीजन इज रिलीज्ड इंस्टेड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ड्यूरिंग द डे। कार्बन डाइऑक्साइड जो रात को रिलीज हो रही थी उसकी जगह अब क्या रिलीज होने लग जाती है दिन में, ऑक्सीजन, जिसको हम इनटेक करते हैं।
अब बात करें रेस्पिरेशन इन एनिमल्स की, पर्टिकुलर एनिमल्स की बात हो रही है, बाद में हम ह्यूमन बींग के बारे में बात करेंगे, ठीक है। देखो इन एक्वाटिक एनिमल, जो पानी में रहने वाले एनिमल है, वो क्या करते हैं, उनके ब्रीथिंग करने का एक तरीका अलग होता है। ड्यू टू द लेस अमाउंट ऑफ द डिजोल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर, देखो क्या लिखा हुआ, उनका रेट ऑफ ब्रीथिंग जो होता है वो कम होता है, मतलब वो कम ब्रीथिंग करते हैं, ज़्यादा ब्रीथिंग नहीं कर, हम जितनी ब्रीथिंग करते हैं ना उससे कम वो करते हैं, क्योंकि उनको क्या करना पड़ता है, पानी से ऑक्सीजन को डिफ्यूज़ करके लेना पड़ता है, डायरेक्टली नहीं ले सकते, क्योंकि वो तो पानी चला जाएगा डायरेक्ट, उसको तो ऑक्सीजन चाहिए। तो एक्वाटिक एनिमल जो होते हैं वो पहले पानी से ऑक्सीजन को फिल्टर करते हैं, मतलब डिफ्यूज़ करते हैं, एंड देन वो अपनी बॉडी में लेते हैं। तो इस प्रोसेस को करने में समय लगता है, इसलिए वो ब्रीदिंग कम कर पाते हैं। Fishes take in water through their mouths and force it to the gills from where the dissolved oxygen is absorbed by the blood। देखो कितना सीधा सिंपल सा, गिल्स प्रेजेंट होती हैं, फेफड़ों की जगह गिल्स होती हैं, और गिल्स एक ऐसे ऑर्गन होते हैं फिशेस में जो पानी से ऑक्सीजन को अलग कर देती हैं, और वो ऑक्सीजन फिर ब्लड को मिल जाती है, ठीक है। तो ये प्रोसीजर है बेटा। लेकिन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म की बात करें तो एटमॉस्फेरिक जो ऑक्सीजन है वो एनिमल क्या करते हैं, डायरेक्टली ले लेते हैं ऑर्गन के थ्रू, ब्रीदिंग के थ्रू डायरेक्टली ऑक्सीजन ले। जैसे हम देख लो, हमारे पास ऑर्गन है, नोस्ट्रिल्स प्रेजेंट है हमारे पास, हम क्या करते हैं, जैसे ही एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन में हमें मिलती है हम ले लेते हैं, हमें हमारे सांस तो चलती रहती है, हमने कभी बंद करी ही नहीं। द सर्फेस ऑफ द ऑर्गन इज़ वेरी फाइन एंड डेलिकेट एंड प्लेस्ड विद द बॉडी। हमारी बॉडी के अंदर ही क्या होती है, ये सारी चीज़ें प्रेजेंट रहती है, इसके लिए स्पेशल हमें कोई नई इक्विपमेंट लगाने की जरूरत नहीं होती है। पासेजेस आर देयर इन द बॉडी विच टेक्स इन द ऑक्सीजन रीच एयर टू द एरिया ऑफ द रेस्पिरेशन। देखो हमारे पास तो हर सारी चीज़ें अवेलेबल है, जैसे एनिमल्स में देखें, हम हमारा ही देखते हैं, एनिमल्स में क्या है, अगर हम सांस लेते हैं तो नॉस्ट्रल्स के थ्रू कहाँ जाता है, ट्रेकिया में, ट्रेकिया से कहाँ जाता है, ब्रोंचिस में, ब्रोंचिस से ब्रोंचुलस, ब्रोंचुलस से कहाँ जाता है, एल्वियोलाई में। अब एल्वियोलाई से ही क्या होता है, वो ब्लड के अंदर ब्लड वेसल में चल जाता है, वहाँ से ऑक्सीजन, और ब्लड वेसल से एल्वियोलाई को CO2 मिल जाती है, और CO2 वापस से उसी रूट के थ्रू वापस आता है, नॉस्ट्रल से CO2 को आउट कर देता है। अब ये प्रोसेस थोड़ी सी सुनने में तुम्हें नए नए वर्ड्स दिखे होंगे, अपन आगे पढ़ेंगे ह्यूमन रेस्पिरेशन, उसमें तुम्हें ये सब नाम बताऊंगा। Respiration in human beings. Air is taken in the through nostrils and air is filtered while passing through the nostrils by fine hair and mucus that line the passage। देखो हमारे नॉस्ट्रिल जो नाक है वहाँ पर नोज के अंदर बहुत सारे हेयर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, जो कि क्या करते हैं, जैसे हम सांस लेते हैं, हम जैसे ही हम मतलब एक म्यूकस कंटेंट भी होता है उसके अंदर, जो किसी भी प्रकार के मतलब जो डस्ट पार्टिकल्स होते हैं उनको वहीं का वहीं रोक लेता है, ठीक है। तो म्यूकस और हेयर लाइक प्रोजेक्शन ये सब मिलके उस एयर को साफ कर देते हैं, उसमें धूल मिट्टी हटा देते हैं। फ्रॉम नॉस्ट्रिल्स एयर पासिस टू द थ्रोट, उसके बाद वहाँ से वो थ्रोट में जाती है, गले में जाती है। वेयर कार्टिलेजेस ऑफ रिंग्स आर प्रेजेंट, बहुत सारे रिंग्स रहती हैं वहाँ पर। टू इंश्योर दैट पासेज डू नॉट कोलैप्स, मतलब दोनों आपस में वो जो पैसेज है वो बंद ना हो जाए, दोनों चिपक ना जाए, इस वजह से वहाँ पे कार्टिलेजेस एक टिश्यू होता है जो क्या करता है, हार्ड रहता है, ठीक है। अब देखो air reaches lungs from the throats and within the lungs the passage divides into smaller and smaller tubes ending with the balloon like structure called alveoli। अब alveoli क्या होता है बेटा, इस चीज़ को ध्यान से समझते हैं, ठीक है बेटा, यही तो इम्पोर्टेंट है, जिसके लिए आपको मतलब कन्फ्यूज़न जो बढ़ता है वो इसी के लिए बढ़ता है कि एल्वियोलाई कहाँ है कैसे। वैसे तुम्हें दिख जाएगा डायग्राम में, तुम्हें अच्छे से दिख रहा होगा कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे मैं करता हूँ सेटअप, हाँ। तो अब चलते हैं अपन वाइट बोर्ड पे। अब यहाँ मैं आपको बताता हूँ कि एल्वियोलाई किस टाइप से कहाँ पे लोकेशन है और क्या है, ठीक है। तो इसको देखो ध्यान से। सेटअप करते हैं। देखो बेटा, अभी जो मैं बात कर रहा हूँ, देखो ध्यान से क्या कह रहा हूँ कि यहाँ पर कुछ इस टाइप से हमारे पास नॉस्ट्रिल्स प्रेजेंट रहती है, ठीक है। ये तो माउथ का एरिया हो गया।
अब नीचे की तरफ जैसे आते हैं तो यहाँ पर थ्रोट आ जाता है, यहाँ पे इसको बोलते हैं कार्टिलेजेस, यहाँ पे कार्टिलेजेस की रिंग्स होती है इस टाइप से। अब यहाँ से डायरेक्ट आती है कार्टिलेजेस की ट्रेकिया इस टाइप से, और यहाँ से ये इस टाइप से दो लंग्स यहाँ पे अटैच्ड होते हैं, ठीक है, दो लंग्स ऐसे अटैच्ड होते हैं यहाँ पर, ठीक है। अब ये यहाँ पर इधर दोनों तरफ ब्रोंचियस जो होते हैं वो आगे की तरफ एक्सपेंड हो जाती है, छोटी छोटी ट्यूब्स होती हैं, वो ट्यूब्स जा के पूरे के पूरे लंग्स को कवर कर लेती हैं, और उन सभी ट्यूब्स के लास्ट एंड में देखो, इसको थोड़ा जूम करके यहाँ देखते हैं, जैसे मान लेते हैं कि ये रही एक ट्यूब, ठीक है, हम बात कर रहे हैं इस ट्यूब की, तो ये मान लेते हैं ये रही एक ट्यूब। अब इस ट्यूब को लास्ट हिस्सा जब देखेंगे तो बहुत छोटा होता है, बहुत छोटा, बहुत पतला होता है, और इसी जगह पे बलून लाइक स्ट्रक्चर होता है, बलून, ठीक है, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर, बलून लाइक स्ट्रक्चर, और इसी बलून लाइक स्ट्रक्चर को ही हम क्या कहते हैं, एल्वियोलाई। अब मैं इस बलून लाइक स्ट्रक्चर को थोड़ा यहाँ दिखाता हूँ कि मैं इसके बाद क्या बताने वाला हूँ। ये रहा ब्रोंचीज और ये हो गया यहाँ पर बलून। अब इसी बलून लाइक स्ट्रक्चर से ब्लड वेसल्स कनेक्ट रहती है। यहाँ पे कलर चेंज कर लेते हैं अपन, ब्लड वेसल का कलर ले लेते हैं रेड कलर का अपन ये, और यहाँ देखो ध्यान से, ये हो गई यहाँ पर ब्लड वेसल्स। तो इस टाइप से ब्लड वेसल्स यहाँ पर कनेक्ट रहती है। अब ये जो ब्लड वेसल्स है ये तो बॉडी में है, ठीक है, और ये जो है ये हमारे लंग्स में है, लंग्स का पार्ट है। अब लंग्स से बॉडी के अंदर जो एयर मतलब ब्लड वेसल है उसके अंदर कैसे एयर जाती है, देखो ऑक्सीजन जो यहाँ से आई है वो ट्रांसफ़र हो जाती है ब्लड वेसल में, O2 इज़ ट्रांसफर्ड इनटू द ब्लड वेसल, और ब्लड वेसल जो कि बॉडी से आई है इसका मतलब वहाँ से वो CO2 लेके आई है, ठीक है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके आई है, तो यहाँ से CO2 जो है वो एल्वेलाई को ट्रांसफ़र कर दी जाती है। एल्वेलाई से देन वो कहाँ जाती है, ब्रोंचीज में एंड ट्रेकिया में, और फिर जाती है थ्रोट गले में, और गले से होते हुए वो कहाँ से निकल जाती है, नॉस्ट्रल से होते निकल जाती है। समझ आया बेटा, इस टाइप का कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो ये है एक्चुअल में डायग्राम। अब बढ़ते हैं अपन उस टॉपिक की तरफ जहाँ पे अपन पढ़ रहे हैं। एल्वेलाई समझ में आ गया, देखो यहाँ पर, ये देखो यहाँ पे ये डायग्राम है और इसमें ब्रोंचीज लगी हुई है, और सबसे लास्ट में छोटे छोटे हैं, पर अगर दिख जाए तो अच्छी बात है, छोटे छोटे पार्ट्स हैं, ये देखो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, वहीं पे एल्वेलाई रहता है, और एल्वेलाई से कौन जुड़ा रहता है, ब्लड वेसल्स। नेटवर्क ऑफ ब्लड वेसल्स आर प्रेजेंट इन द एल्वेलाई, देखो लिखा हुआ है। ड्यूरिंग ब्रीदिंग एयर इज सक्ड इनटू द लंग्स एंड फिल्स द एक्सपेंडेड एल्वेलाई। ब्रीदिंग करने पर वो एल्वेलाई पूरे के पूरे ऑक्सीजन से भर जाते हैं, एक्सपेंड हो जाते हैं। द ऑक्सीजन इज एल्वेलर एयर इज टेकन बाय द ब्लड। एल्वेलर जो भी एल्वेलाई में जो भी ऑक्सीजन है वो कौन ले लेता है, ब्लड वेसल्स ले लेती हैं, और रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड कलेक्टेड फ्रॉम द सेल्स ऑफ द बॉडी टू इन द एल्वेलाई, और जो ब्लड से CO2 है वो एल्वेलाई ले लेता है। लंग्स कंटेन अ रेसिड्यू वॉल्यूम ऑफ एयर ड्यूरिंग द ब्रीदिंग साइकिल, मतलब इसके पास एक अच्छा वॉल्यूम होता है एयर को मतलब कलेक्ट करने का। रेस्पिरेशन पिगमेंट प्रेजेंट इन द बॉडी टेक अप ऑक्सीजन फ्रॉम द लंग्स एंड ट्रांसपोर्ट टू द सेल्स ऑफ द बॉडी। एक रेस्पिरेटिव पिगमेंट भी होता है, ठीक है। क्या कह रहा हूँ, कौन सा पिगमेंट की बात कर रहा हूँ उसको समझते हैं। जो जैसे ही यहाँ से देखो, जैसे ही यहाँ से ये जो एल्वेलाई है, इस एल्वेलाई ने किसको दिया, ऑक्सीजन दिया ब्लड वेसल्स को। ये ब्लड वेसल्स के अंदर वो ऑक्सीजन किसने ली, किसने कैरी करी उस ऑक्सीजन को, ब्लड में कौन ऐसा था जिसने ऑक्सीजन को पकड़ा। तो एक्चुअल में वो एक पिगमेंट है, एक पिगमेंट है जिसको बोलते हैं हीमोग्लोबिन। और ये हीमोग्लोबिन पिगमेंट कहाँ पे प्रेजेंट होता है, RBC की सेल्स पे। जैसे RBCs है ना, तो इसका पूरा कलर रेड इसलिए होता है क्योंकि इसके ऊपर हीमोग्लोबिन प्रेजेंट होता है। तो ऑक्सीजन जो है ना इस पे जाके अटैच हो जाती है, ऐसे बहुत सारे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल अटैच हो जाते हैं RBC से, ऑक्सीजन से। तो अब ये देखो, ये ब्लड का ही एक पार्ट है। 3 टाइप की सेल होती है, RBC, WBC एंड प्लेटलेट। तो यहाँ पर ये जो RBC है ये ऑक्सीजन को कैरी करने का काम कर रहा है, यानी कि कलर का नाम, पिगमेंट का नाम क्या है, हीमोग्लोबिन। ये देखो, हीमोग्लोबिन इज द रेस्पिरेटरी पिगमेंट ऑफ द ह्यूमन बीइंग प्रेजेंट इन द रेड ब्लड सेल्स विच हैज हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन। ऑक्सीजन को लेने के लिए अच्छी कैपेबिलिटी होती है। As carbon dioxide is more soluble in water than oxygen, so it is transferred mostly in the dissolved form in our body. Blood, देखो कार्बन डाइऑक्साइड इज सोल्यूबल होती है वाटर के अंदर, ठीक है। तो वो ब्लड के अंदर जो भी दूसरा पार्ट होते हैं उसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड रिजोल्व हो जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड पानी के अंदर रिजोल्व हो जाती है,
और तो इसके लिए आरबीसीज की ज़रूरत नहीं पड़ती CO2 के लिए, पर ऑक्सीजन के लिए स्पेशली उसको काय के लिए ज़रूरत पड़ती है, ऑक्सीजन को आरबीसी मतलब पिगमेंट की ज़रूरत पड़ती है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन। तो देखो ये आरबीसीज लगी हुई है और आरबीसीज में रेड कलर का पिगमेंट है, ठीक है, तो ये ऑक्सीजन को कैरी कर रहा है। अब ऑक्सीजन को कैरी कर लिया भैया, बहुत अच्छी बात है, कैरी तो कर लिया ऑक्सीजन को, ब्लड वेसल तक पहुंच गया। अब ऑक्सीजन सब जगह पहुंचा नहीं है, रेस्पिरेशन का ही पार्ट है पूरा। अभी रेस्पिरेशन में दो पार्ट है, देखो रेस्पिरेशन दो तरीके का होता है, दो तरीके से नहीं हो सकता, दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। देखो कैसे, तो रेस्पिरेशन जो है वो दो पार्ट में डिवाइड है। पहला है इंटरनल ब्रीदिंग, इंटरनल ब्रीदिंग एंड एक है एक्सटर्नल ब्रीदिंग, ठीक है। तो रेस्पिरेशन अगर एक्सटर्नल है तो वो कहाँ से कहाँ तक है, नोज से लगाकर एल्वियोलाई तक, नोज से थ्रोट, थ्रोट से ट्रेकिया, ट्रेकिया से लंग्स में, लंग्स में लास्ट पोर्शन पे एल्वियोलाई आती है। और एल्वियोलाई से कौन जुड़ा हुआ है, ब्लड वेसल, तो वहीं से ब्लड वेसल में जैसे ही गया वो इंटरनल रेस्पिरेशन चालू हो गया, पूरे ब्लड वेसल में, पूरी बॉडी में घुमा, पूरी बॉडी में घुमा, वापस फिर ब्लड वेसल जो है वापस किसके पास गई, एल्वियोलाई के पास। तो यहाँ से तो ऑक्सीजन लेके गई, पूरी बॉडी में घुमा, तो वो क्या हो गया CO2, और CO2 वापस एल्वियोलाई को दिया, फिर नोज के पास गया, एंड देन एक्सटर्नल जो भी ब्रीदिंग है वो आउटर ऑर्गन है, जैसे नोज हो गया, लंग्स तक जहाँ तक प्रोसेस है वो एक्सटर्नल ब्रीदिंग रेस्पिरेशन में आ गया, ठीक है। और इंटरनल रेस्पिरेशन में कौन आ गया, जो कि कहाँ से आया, इंटरनल रेस्पिरेशन ब्लड्स के अंदर, जब ब्लड आरबीसीज ने उसको कलेक्ट किया तो इंटरनल रेस्पिरेशन है। यहाँ ब्रीदिंग की जगह रेस्पिरेशन लिखोगे ज़्यादा अच्छा है, रेस्पिरेशन, यहाँ पे ब्रीदिंग की जगह एक्सटर्नल इंटरनल रेस्पिरेशन कर लो। और जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है एक्चुअल में उसको हम बोलते हैं ब्रीदिंग, ठीक है बेटा जी, ये हो गया सही। अब बढ़ते हैं अपन आगे। ट्रांसपोर्ट कैन बी डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ द एनी सब्सटेंसेज फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। Water and nutrients required for all metabolic activity should be transported in the body, plants and animals. पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, 75% जो है ह्यूमन बॉडी पानी की बनी हुई है। The waste material or excretory products should be also moved to the region of excretion. एक्सक्रेशन मतलब बाय प्रोडक्ट में बहुत सारा मतलब जो यूरिया, यूरिन जो भी होता है उसको आउट करना जरूरी है। ट्रांसपोर्टेड इन एनिमल्स टेक्स प्लेस थ्रू सर्कुलेटरी सिस्टम विच इंक्लूड ब्लड, ब्लड वेसल्स एंड हार्ट। हमारी बॉडी में एक सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, सर्कुलेट करता है हर जगह पे पानी पे, मतलब जैसे अगर देखा जाए ना, जो म्यूनसिपालिटी वाले पानी पहुंचाते हैं हर जगह पूरी सोसाइटी में कि इस जगह, तो वो सर्कुलेट कर रहे हैं। तो हमारे पास भी, हमारी बॉडी में भी ब्लड के थ्रू ऑक्सीजन को और फूड को पहुंचाने का एक सर्कुलेटरी सिस्टम है, जिसमें 3 पार्ट हैं। एक तो मेनली ब्लड है, और ब्लड को पहुंचाने वाला जो पाइप है वो, और उसको ब्लड को पंप करने वाला एक हार्ट है, ठीक है। ब्लड इज फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू कंसिस्ट ऑफ फ्लूइड मीडियम कॉल्ड प्लाज्मा। फ्लूइड जो भी होता है, जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स के अलावा जो भी लिक्विड टाइप का जो पोर्शन होता है उसको हम फ्लूइड कहते हैं, है ना। और उस फ्लूइड का नाम हम क्या बोलते हैं, प्लाज्मा। फंक्शन ऑफ ब्लड आर द ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजनस वेस्ट एंड सॉल्ट्स। इतनी सारी चीज़ों को ट्रांसपोर्ट करना है कहाँ है। अ पंपिंग ऑर्गन इज नेसेसरी फॉर द ब्लड अराउंड द बॉडी, पुश करना होता है, तो हार्ट ही वो पंपिंग ऑर्गन है, जो मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन है, जो कभी रुकता नहीं। अगर वो रुका तो हम रुक जाएंगे, हम दुनिया से रुक जाएंगे फिर तो। ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर थ्रू दिस कैरी ब्लड वेसल्स, जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है। 2 स्पेशल ब्लड वेसल्स, आर्टेरी एंड वेन्स। यहाँ पे 2 अलग अलग टाइप की ब्लड वेसल्स होती है, दोनों का जो टेक्सचर होता है वो अलग डिज़ाइन का होता है। ये आपके लिए क्वेश्चन है, इसमें क्वेश्चन आ सकता है, तो इसका पूरा डिफरेंस आपको ढूंढ के लिखना है, आर्टेरी और वेन्स में क्या डिफरेंस है, ठीक है। आर्टेरी का टेक्सचर कैसा होता है, कौन मोटी होती है, कौन पतली होती है, थिक एंड थीन का बताना है, इलास्टिक वाला बताना है, कौन ज़्यादा लचीली है, कौन ज़्यादा हार्ड है, इस टाइप से। आफ्टर रीचिंग द ऑर्गन द आर्टेरीज डिवाइड इनटू स्मॉलर ब्रांचेस एंड कॉल्ड कैपिलरीज। देखो आर्टेरीज और वेन्स, इन दोनों के बीच में कनेक्शन प्रोवाइड करने वाली जो ब्लड वेसल्स होती हैं उनको बोलते हैं कैपिलरीज, ठीक है। कैसे, जैसे कि यहाँ पर देखते हैं, जो एक टाइप का बेंडिंग प्रोसेस है, मतलब जैसे मान लेते हैं कि ये एक ब्लड वेसल है, एक ब्लड वेसल ये है, तो इधर से ऑक्सीजन एंड ब्लड है, अब धीरे धीरे यहाँ से वेन्स में जाना है, आर्टरी से वेन्स में जाना है, तो यहाँ पर एक कैपिलरीज का एक टाइप का जंक्शन होता है,
जो इसमें छोटी ब्लड वेसल्स होती है, छोटी और भी छोटी, मतलब इन ब्लड वेसल से भी छोटी छोटी होती है। तो वो क्या करती है, इधर से O2 को मतलब जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको ट्रांसफ़र कर देती है वेन्स में। और ये क्या है, आर्टरी। समझ आया? तो इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं कैपिलरी। ठीक है, चलो। Heart is another component of circulatory system which is also known as pumping organ. Heart consists of 4 chambers separated by a partition to avoid mixing of the oxygenated deoxygenated blood. हार्ट के बारे में पहले पूरी डिटेल बता चुका हूँ। इसमें 4 चैम्बर होते हैं, कैसे यहाँ पर मतलब ब्लड ट्रांसफ़र होता है इसके बारे में पूरी डिटेल में पहले बता चुका हूँ। आगे मैंने 2 टॉपिक समझा दिए हैं, न्यूट्रिशन एंड रेस्पिरेशन कंप्लीट हो चुका है। इसके आगे का जो भी पार्ट रहेगा अपन जो भी मतलब ये ब्लड्स क्या हैं, ब्लड वेसल्स क्या हैं, इनके बारे में हम अपन पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इनके बारे में पढ़ के चैप्टर को जितना हो सकता है उतना आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ओके बच्चों, कल मिलते हैं।